हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। और मैं हूं प्रणव। हम लोग बात कर रहे हैं नेट पेपर 1 में आने वाले टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस की। ये लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स या टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस पर हर बार हर सेमेस्टर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इट इज़ मैंडेटरी दैट वन क्वेश्चन विल कम, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये दो नंबर जो है आपको श्योर शॉर्ट मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के वीडियो में हम उन्हीं डेफिनेशंस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो पूरा वीडियो देखेगा। यू नेवर नो कि कौन सी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाने वाली है। हम थर्ली डिस्कशन करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसी टॉपिक पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं जो मॉक टेस्ट हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस की बात जब होती है तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है। डेफिनेशन क्या चीज़ है? देखिए, अगर कोई भी टर्म है, ये टर्म क्या है? कोई भी नाउन हो सकता है, या इसको संज्ञा आप कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग हो सकती है। कोई इवेंट हो सकता है, कोई घटना है, कुछ भी है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसी को कहते हैं डेफिनेशन। ठीक है? किसी शब्द का अर्थ या उससे संबंधित वाक्य, तो अगर वन वर्ड में रख दिया है तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल मीनिंग हो जाएगा। अगर वन वर्ड में नहीं रख पा रहे हैं तब क्या होगा? तो हमको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, फिर उस कंप्लीट स्टेटमेंट को ही हम उसकी डेफिनेशन कहेंगे। अब डेफिनेशन को अगर हम पार्ट करें तो देखा जाएगा कि उसके दो पार्ट्स निकलते हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? देखिए, पहला पार्ट जो निकलता है दैट इज डेफिनेंडियम या परिभाष्य। जरा देख लीजिए, डेफिनेंडियम या परिभाष्य। देखिए, डेफिनेंडियम क्या चीज होती है, डेफिनेंडियम क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा डेफिनेंडियम, और ये रहा आपका डेफिनियंस। डेफिनेंडियम और डेफिनियंस दो बातें हैं। डेफिनेंडियम को बोलते हैं परिभाष्य और डेफिनियंस को बोलते हैं परिभाषक। क्या है? किंग कोबरा इज अ वेनमस स्नेक फाउंड इन इंडिया। किंग कोबरा भारत में पाया जाने वाला एक विषैला सर्प है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें जो किंग कोबरा है, जो किंग कोबरा है उसको हम कहते हैं डेफिनिएंडम या परिभाष्य, मतलब जिसकी डेफिनेशन दी जा रही है दैट इज डेफिनिएंडम। और उसके बारे में जो डेफिनेशन दी जा रही है, जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं उसको हम कहते हैं डेफिनियंस या परिभाषक, मतलब एक्सप्लेन क्या किया जा रहा है, जो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है उसको हम कहते हैं डेफिनियंस। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब बात करेंगे भाई कि टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस हैं क्या। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। एक जनरल क्लासिफिकेशन में क्या डेफिनेशन की टाइप्स होते हैं? देखो, दो तरह के टाइप्स इसमें देख लिए जाते हैं। पहला आपका जो मिलता है दैट इज फॉर्मल, और दूसरा जो आपका होता है इनफॉर्मल। ठीक है? फॉर्मल को क्या कहा जाएगा और इनफॉर्मल को क्या कहा जाएगा? देखिए, फॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है, राइट? ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा फॉर्मल डेफिनेशन बोलेंगे और वो वेल डिफाइंड होगी। दूसरी बात है ऑर्गेनाइज्ड होगी। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि हैपहैजर्ड वे में या आर्बिट्ररीली कुछ भी नहीं बोल दोगे। तीसरी बात आती है कि टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है? साइंटिफिक होगी, टेक्निकल टर्म्स होंगे, साइंटिफिक होगी, और चौथी बात यह कि ट्रू होगी। फॉर्मली अगर आप कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो वो फॉल्स, वेग कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो सच ही होता है हमेशा। अब देखिए, इसमें तीन तरह की आपकी डेफिनेशंस आती हैं। कौन कौन सी? पहली है इंटेंशनल या अनिवार्य परिभाषा, दूसरी है एक्सटेंडेड डेफिनेशन या उसको हम कहते हैं विस्तारित, थर्ड डेफिनेशन आती है लेक्सिकल, उसको हम कहते हैं कोश विषयक। कोश मतलब डिक्शनरी, जो डिक्शनरी से रिलेटेड डेफिनेशन हो। दूसरा देते हैं आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ? आर्बिट्ररी होगी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनगढ़ंत। ठीक है? या जो आपने अपने आप से बनाई हो, दैट इज आर्बिट्ररी डेफिनेशन। जनरल या लोकल टर्म्स यूज किए जाते हैं, साइंटिफिक टर्म्स का यूज नहीं होता है इनफॉर्मल डेफिनेशन में। जनरल, सामान्य, लोकल टर्म्स मतलब अपनी कोलोकियल लैंग्वेज में, अपनी देशी भाषा में भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए जाएं, वो कैसे भी आप घुमा फिरा करके भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अनसाइंटिफिक है, राइट? जरूरी नहीं कि हर बार अनसाइंटिफिक हो,
लेकिन मैक्सिमम टाइम में अगर इनफॉर्मल डेफिनेशन है तो वो अनसाइंटिफिक हो सकती है, ये भी उसकी एक क्वालिटी है। पांचवी बात कह रहा है कि मे और मे नॉट बी ट्रू। देखो फॉर्मल डेफिनेशन जो कही जा रही है वो हमेशा ट्रू होनी ही होनी है, लेकिन इनफॉर्मल डेफिनेशन जो है वो सच हो भी सकती है और झूठ भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक बात इसमें हो सकती है। देख लेते हैं इनके क्या टाइप होते हैं। तो इनफॉर्मल के टाइप हैं स्टिपुलेटिव, स्वनिर्मित। स्टिपुलेशन का मतलब ही हुआ कि आप खुद से डेफिनेशन बना रहे हैं। अब खुद से बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो लैंग्वेज होगी वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड या साइंटिफिक नहीं होगी, तो आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। जब अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे मतलब क्या है कि आप जिस लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या एक अगर कोई आपने स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखी है तो ऑब्वियस सी बात है उसी लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाएंगे। अब बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तो जो भी डेफिनेशन बनाओगे तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो सर्वमान्य होगी, यूनानिमसली एक्सेप्ट कर ली जाएगी। लेकिन स्टिपुलेटिव डेफिनेशन अगर लॉन्ग रन में ज़्यादातर लोग बोलने लगते हैं, ठीक है, तो वही डिक्शनरी में शामिल हो जाती है। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशंस हैं जो स्टार्टिंग में लोगों ने बोलना शुरू किया और बाद में वो वर्ड्स डिक्शनरी में आ गए हैं। तो जब तक डिक्शनरी में नहीं आते तब तक वो स्टिपुलेटिव आते हैं, डिक्शनरी में आने के बाद में वो बन जाते हैं लेक्सिकल बन जाते हैं। अब देखिए दूसरा जो है मोटिवेशनल। इनफॉर्मल में जो दूसरी डेफिनेशन उसको कहते हैं मोटिवेशनल, या मैक्सिमम लोग उसको जानते हैं परसुएसिव। इसको हिंदी में कहेंगे प्रेरक परिभाषा, प्रेरणा दे रही है, अग्रेसिव होगी। आगे डिटेल में इसमें डिस्कशन कर लेते हैं, तो एक बार क्विक देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए भाई। दो तरह की है जनरल टर्म्स में, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसी, वेल डिफाइंड है, ऑर्गेनाइज्ड है, टेक्निकल टर्म्स होंगे और ये सच होगी। इनफॉर्मल कैसी होगी, मनगढ़ंत होगी, जनरल या लोकल टर्म्स इसमें यूज किए जाएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड होगी, अनसाइंटिफिक होगी, सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। टाइप्स देख लीजिए जरा। फॉर्मल के हैं इंटेंशनल, एक्सटेंडेड, लेक्सिकल, और इनफॉर्मल का है स्टिपुलेटिव या मोटिवेशनल या परसुएसिव, प्रेरक और स्वनिर्मित। अगली स्लाइड पे आते हैं तो इन वाली डेफिनेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए देखा जाए भाई क्या डिस्कस किया। सबसे पहला कह रहा है इंटेंशनल डेफिनेशन। अब देखो डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटेंशनल डेफिनेशन या अनिवार्य परिभाषा। अनिवार्य परिभाषा वो परिभाषा होती है जो कि आपको सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है, विषय में। ऐसे याद कर लो, अगर विषय में सब्जेक्ट में जो भी डेफिनेशन तुमको दी जा रही है, चाहे तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, आर्ट्स कुछ भी पढ़ाओ, तो वहां जो सब्जेक्टिव डेफिनेशन होती है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेफिनेशन होगी वो आपकी मैक्सिमम टाइम क्या हो जाएगी, इंटेंशनल डेफिनेशन होगी। खासियत क्या है इसकी, देखो अगर आप किसी टर्म की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं, और गुण कैसे हो सकते हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे केमिकल हो, और चाहे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अगर कोई सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप फिनोमेना समझा रहे हो या फीचर समझाए जा रहे हो, फीचर्स का मतलब भी होता है कि क्वालिटीज अगर आप समझा रहे हैं, या आप कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वो जो कंडीशनल होती हैं, तो अगर उनकी कंडीशनल उनकी स्थितियां आप एक्सप्लेन करेंगे, उनकी शर्तें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी इंटेंशनल डेफिनेशन में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वाटर इज अ लिक्विड कंपाउंड of hydrogen and oxygen having a boiling point of 100 डिग्री सेंटीग्रेड and freezing point of 0 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई जल क्या है, पानी एक ऐसा लिक्विड है, तरल है। कंपाउंड किसका कंपाउंड है, यौगिक किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखो क्या बता रहा है, अब इसमें कह रहा है कि लिक्विड कंपाउंड किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है, रासायनिक गुण बता रहा है। और दूसरी चीज है कि ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा है या भौतिक गुण बता रहा है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा देखिए जरा, दूसरा दिया जाए एग्जांपल आपका, क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि ब्रास इज अ येलो कलर्ड मेटल एंड एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक हैविंग 40% जिंक एंड 60% कॉपर। ब्रास यानी कि पीतल। भाई पीतल की क्या खासियत है, ये कह रहा है कि पीतल जो है एक पीले रंग का मेटल है, धातु है। क्या है वो, जो कि मिलकर बनी है किससे, कॉपर से और जिंक से, जिसमें जिंक है 40% और कॉपर है 60%। क्या कर रहा है, ये भी देखो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है या कंडीशंस बता रहा है, फीचर्स बता रहा है, प्रॉपर्टीज बता रहा है। फीचर देखो इसमें येलो कलर्ड है, ये क्या हुआ, फीचर हो गया। यहां पर ये लिक्विड है, ये क्या हुआ, ये फीचर हो गया। अब कितने डिग्री पर उबलता है, कितने डिग्री पर जमता है, ये क्या हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती, इंटेंशनल डेफिनेशन में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगली टाइप की डेफिनेशन कौन सी होती है,
अगली देखिए दी हुई है एक्सटेंडेड डेफिनेशन। एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या होती है, इसका कीवर्ड समझो एक्सप्लेन करना है। जब आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना हो, विस्तृत वर्णन करना हो, तभी आप एक्सप्लेनेटरी या एक्सटेंडेड डेफिनेशन करेंगे। नाम ही है विस्तारित परिभाषा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फिनोमिना या कोई इवेंट ऐसा है जिसको डेफिनेशन के अलावा आपको स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब एक लाइन में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या करेगी ये, एक्सप्लेन करेगी भाई, डिटेल्ड होगी ऑब्वियस सी बात है, और फॉर्मल होगी, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होगी। और कोई फिनोमिना है जनरली चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको थोड़ा समय लगता है एक्सप्लेन करने में, ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने में जो डेफिनेशंस आती हैं उनको हम एक्सटेंडेड डेफिनेशन या विस्तारित परिभाषा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण को आप एक्सप्लेन कीजिए। अब वैश्वीकरण को आप एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहो एक पैराग्राफ लग जाए पूरा। दूसरी चीज देखिए, मैंने कहा कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट को आप एक्सप्लेन कीजिए। अब कार्बन क्रेडिट क्या होती है, ठीक है, क्या कंडीशंस है, कौन कौन से देश में क्या क्या सिचुएशंस इसमें लगी हुई हैं, तो आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, डिटेल एक्सप्रेशन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जो हर किसी को नहीं मालूम है। लेकिन अगर मैं बोलूं वाटर, वाटर को कहिए, तो वाटर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर कोई जानता है इसके बारे में, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो आसान सी डेफिनेशन दे दीजिए, उसमें एक्सटेंडेड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑस्टियोपोरोसिस, भाई ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें हड्डियां जो होती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वैसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है चीज है, ये कौन सी चीज से रिलेटेड, ये है क्या चीज, भाई एक बीमारी है, किससे रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, बोन्स बड़ी ब्रिटल हो जाती है। तो आपको डिटेल एक्सप्रेशन करना पड़ता है। तो जब डिटेल आप एक्सप्लेन करना पड़े तो वहां पर जो डेफिनेशन यूज होगी उसको कहा जाता है एक्सटेंडेड या विस्तारित। नाम में ही देखो दिया हुआ है, विस्तार करना है, विस्तारित परिभाषा होगी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी डेफिनेशन जो है उसको हम कहते हैं लेक्सिकल डेफिनेशन। देख लो भाई, लेक्सिकल, लेक्सिकल मतलब होता है डिक्शनरी से रिलेटेड, और जो बंदा लिखता है डिक्शनरी उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। ये वर्ड याद रखना, लेक्सिकोग्राफर मतलब वन हु राइट्स ए डिक्शनरी। तो लेक्सिकल का मतलब क्या हो गया, जो आपकी कोश विषय, कोश मतलब होता है डिक्शनरी, जो कोश वाली डेफिनेशन हो, डिक्शनरी वाली डेफिनेशन हो। कैसी होगी ये, शॉर्ट होगी, ऑब्वियसली बात है, बहुत लेंथी डेफिनेशन नहीं देते हैं डिक्शनरीज में। इजी होगी, इजी क्यों, आदमी डिक्शनरी रेफर ही क्यों करता है, क्योंकि उसको मीनिंग नहीं पता है, आसान लैंग्वेज में उसको समझ में आ जाता है डिक्शनरी में। नो टेक्निकल टर्म्स, कोशिश की जाती कि जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए, टेक्निकल टर्म्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टेक्निकल दे दोगे तो फिर उस डिक्शनरी में वो टेक्निकल टर्म का मीनिंग ढूंढेगा, तो इस तरह तो डिक्शनरी को पूरे खोजता रहेगा। फिर क्लियर है ना, क्लियर कह लीजिए, या लूसिड एक और वर्ड होता है भाई, इसको लूसिड कहते हैं, लूसिड है, इसका मतलब भी होता है क्लियर। एग्जाम्पल देख लिया जाए अब क्या है भाई लेक्सिकल डेफिनेशन का। ये देखिए जो पहली वाली ये दी गई है आपको और दूसरी डेफिनेशन है, ये दोनों की दोनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है, दोनों की दोनों ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हैं। पानी की देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, पहले हमने कुछ और पढ़ी थी, अब देखो डेफिनेशन, वाटर इज अ कलरलेस, कलरलेस मतलब क्या कि रंगहीन, ऑर्डरलेस गंधहीन, टेस्टलेस स्वादहीन, न कलर है न स्मेल है न टेस्ट है, लिक्विड है। ये कैसा है, जो कि बारिश की तरह गिरता है, झीलों में पाया जाता है, रिवर्स में मिलता है, सीज में मिलता है, सीज या सागर कह लीजिए, एंड इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एटसेट्रा, पीने के काम आता है, नहाने या धोने के काम आता है। देखो कितनी जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया गया, एक भी साइंटिफिक वर्ड या इसमें टेक्निकल वर्ड नहीं यूज किया गया है। दूसरी देखो, दूसरी डेफिनेशन भी है, ब्रास यानी कि पीतल क्या है भाई, येलो कलर्ड है, ठीक है, क्या बता रहा है क्वालिटी की है, पीले रंग का एक मेटल है, मेटल है, कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला करके बनाया जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। देखो कितनी, अब पहले हमने क्या बताया था, पहले हमने कहा था कि भाई 40% जिंक होगा, 60% कॉपर होगा, तो वो साइंटिफिक डेफिनेशन हो रही थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझा रही थी। यहां पर ऐसा नहीं है। अभी हम इसमें डाल दें कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट ये है, ये मैलिएबल मतलब शीट बन सकती है कि नहीं बन सकती है, इस मेटल से तार बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये बिजली का कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, ये सब चीजें बताने लगेंगे, तो वो कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी बताइए। अभी हमने पढ़ा वो कौन सी डेफिनेशन हो जाएगी,
पहली वाली डेफिनेशन, नाम याद है नहीं याद है? देखो इंटेंशनल डेफिनेशन हो जाएगी। अब आते हैं देखो चौथी डेफिनेशन में, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं चौथी वाली डेफिनेशन में। चौथी वाली डेफिनेशन क्या कहती है? स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। स्टिपुलेशन का मतलब ही होता है खुद से बना देना, ठीक है, खुद से आप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ये डेफिनेशन अगर होगी तो किसी नए कॉन्सेप्ट या टर्म को एक्सप्लेन करेगी। हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नए आते जा रहे हैं, जो आज के 20 साल पहले नहीं थे या 10 साल पहले नहीं थे, अभी आ गए हैं, राइट। जैसे एक नया वर्ड अभी आया था, अभी का बहुत पहले आया था, उसको हम कहते हैं एड्यूटेनमेंट। क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है तो बताता हूँ, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट क्या बन गया? एड्यूटेनमेंट बन गया। अब ये वर्ड पहले नहीं था, ये वर्ड पहले क्या था? ये डेफिनेशन स्टिपुलेटिव थी, लेकिन बाद में ये वर्ड डिक्शनरी में आ गया। क्यों? क्योंकि सर्वमान्य हो गया, यूनैनिमसली हर किसी ने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, अच्छा वर्ड है, प्रैक्टिस में आ गया। तो अब क्या हो गया? अब वो डिक्शनरी में शामिल हो गया। तो ऐसे ही जो नए वर्ड्स बनते हैं, राइट, जरूरी नहीं कि अच्छे वर्ड्स ही बने। कई बार कोलोकियल लैंग्वेज में या सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, बहुत ये इनफॉर्मल डेफिनेशन है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी मतलब क्या है? अपने मन से बनाई हुई है, सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। स्लैंग्स, स्लैंग समझते हो ना? यो मैन, यू, हेलो, हाय, हाय ड्यूड, इस तरह की जो लैंग्वेज आपकी है। और साथ ही साथ जो गाली गलौज यूज की जाती है ना, देखते होंगे वीडियोस वगैरह आप, तो इस समय तो जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जो लैंग्वेज आप सुन रहे हैं वो स्लैंग लैंग्वेज ही है। अबे, तबे, यार, ये सब स्लैंग में आता है। तो अब ये वर्ड्स क्या हैं? ये कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो कहे नहीं जाएंगे, ये सारे के सारे इनफॉर्मल है। दूसरा एग्जांपल देखो, DIY आजकल बड़ा चल रहा है। ये यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे DIY के बहुत सारे। DIY का मतलब क्या है? डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। या एक और चलता है वर्ड, उसको हम कहते हैं BYOD। भाई BYOD का मतलब क्या है? ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अपनी डिवाइस स्वयं लाएं। मतलब वाईफाई हम दे देंगे, बाकी लैपटॉप और मोबाइल अपना तुम लेकर के आओ। तीसरा दिया लोल, कुछ लोग लोल कहते हैं, कुछ लोग लॉल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई इसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड। यही तो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लाफ आउट लाउड, कुछ और मीनिंग होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इसको सारे कहते हैं स्लैंग वर्ड्स। और ये डेफिनेशंस होती हैं स्टिपुलेटिव। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, ये समझ लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए अगली डेफिनेशन पे। अगली हमारी कहती है मोटिवेशनल या परसुएसिव डेफिनेशन। मोटिवेशनल डेफिनेशन, मोटिवेशन का मतलब भाई क्या होता है? प्रेरणा मिल रही है। या परसुएसिव, प्रेरणा मिल रही है या उकसाया जा रहा है। भाई साहब, उकसाया जा रहा है, उकसाना, किस तरह से उकसाना? ठीक है, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा है, लेकिन जनरली किस तरह से उकसाया जा रहा है? देखो, जब इसका कीवर्ड है इमोशनल, इसका कीवर्ड आपका आ जाएगा इमोशनल। तो अगर आप इमोशनल हैं तो क्या हो जाएगा? ये वाली डेफिनेशन लगेगी। कैसे भाई? अगर मोटिवेट करना है तो इमोशन के बेस पर ही तो करोगे। परसुएट करना है मतलब मनाना है या उकसाना है या प्रेरणा देनी है, तो किस बिहाफ पे करोगे? इमोशनली तो करोगे। कब होता है? कोई सैड हो, एंग्री हो या कोई क्रिटिक्स हो, है ना। आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो उसमें देखो सरकारों को जो क्रिटिक्स होते हैं बहुत कायदे से लिखते हैं उनके बारे में, और ना जाने क्या क्या लिखते हैं बढ़ा चढ़ा करके। तो वहां पर ये परसुएसिव डेफिनेशन आ जाती है। फिर अग्रेसिव होती है ये, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अभी नीचे एग्जांपल में हमको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कैसे हो सकती है। टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है। अगर टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल स्फीयर में यूज की जा रही तो टेक्निकल हो जाएगी, नॉन टेक्निकल में यूज की जा रही तो नॉन टेक्निकल हो जाएगी, दोनों हो सकती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको एक्सप्लेन किए हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो अगला वीडियो मैं डालूंगा ना, उसमें सारे क्वेश्चंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो वाला वीडियो भी स्किप मत करिएगा, कल मैं वो वीडियो डाल दूंगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या कहते हैं, कैसे होता है परजुएट। जैसे कुछ लोग कहते हैं डेथ पेनल्टी कहते हैं कि ये लीगलाइज्ड मर्डर है ना, कानूनी तौर पर हत्या है ये। क्या भाई, इसका मतलब कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई फांसी मत दीजिए। जैसे आपके वो लोग आ जाते हैं, ही क्या बोलते हैं उनको, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो जब किसी को डेथ पेनल्टी आती है तो वो लोग सबसे पहले चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए और गलत है, आप इनको क्या करिए, आजीवन कारावास दे दिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए।
लेकिन नहीं होता ऐसा, तो क्या किया जाए? दूसरा देखिए, अबॉर्शन को कहते हैं कि ब्रूटल मर्डर ऑफ एन इनोसेंट। जैसे अबॉर्शन जो हो रहा है या भ्रूण हत्या हो रही है, तो इसको कोई कह दे कि भाई ये निर्दोष लोगों की ब्रूटल, कह लीजिए ना, नृशंस हत्या है। भ्रूण हत्या को निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कहा जाए। या एक बहुत जनरल टर्म देखिए क्या होता है कि जब टैक्सेस सरकार बढ़ा देती है, जैसे पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं या अभी देखिए प्लेटफॉर्म टिकट्स बढ़ गए हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया जनता की जेब पर डकैती डाल रही है सरकार, सरकार सीधे जनता की जेब पर डकैती डाल रही है। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती हैं? इनको हम कहते हैं परसुएसिव, है ना। ये देखो परसुएट कर रही हैं आपको, आपके अंदर इमोशनली आपको चार्ज कर रही है कि नहीं ये सरकार गलत कर रही है या ये सरकार ये अच्छा कर रही है। ठीक है, जैसे कोई आपको कहते तुम शेर हो, तुम शेर नहीं हो, तो क्या हो रहा है? तुमको मोटिवेट ही तो किया जा रहा है, राइट। तो इस तरह की जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं परसुएसिव या मोटिवेशनल डेफिनेशंस। आगे आते हैं, अगला देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10 सवाल लगाओगे तो उसमें से 8 सवाल तुमको एनालॉग डेफिनेशन के मिलेंगे। स्पेलिंग इसको एनालॉग या इसको ऐसे भी एनालॉग भी कह सकते हो, ANALOG, इसी का सेम, दोनों एक ही वर्ड हैं। या इसको आप एनालॉगस भी कह सकते हैं, एनालॉगस डेफिनेशन। सारी की सारी एक ही, मतलब क्या होता है? अनुरूप, एक जैसी या सादृश्य, उसके जैसी। तो कीवर्ड्स क्या होंगे इसमें? जहां पर सिमिलैरिटी दिखाई जा रही हो, क्या दिखाया जा रहा हो? समरूपता दिखाई जा रही हो, सिमिलैरिटी, समानता दिखाई जा रही हो, देख लो, जहां पर समानता दिखाई जा रही हो, या कंपैरिजन हो रहा हो, तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो, या डिडक्शन है, डिडक्शन मतलब आगमन हो रहा हो। आगमन का मतलब क्या है इसमें? आगमन का मतलब अभी आगे बताएंगे क्या होता है। फिर देखिए कौन से वर्ड यूज किए जाए। देखो, एज वर्ड यूज किया जाए, लाइक वर्ड यूज किया जाए, जस्ट एज यूज कर लिया जाए, है ना। या उसमें इन द सेम वे, देखो इन द सेम वे यूज करो, जैसे, ठीक जैसे, उसी तरह से, जिस तरह, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज किए जा रहे हैं किसी भी स्टेटमेंट में, मतलब कंपैरिजन हो रहा है, डिडक्शन किया जा रहा है, या समानता बताई जा रही है, तुलना की जा रही है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एनालॉग डेफिनेशन होता है। बहुत आसान होता है इसको पकड़ना, सबसे आसान डेफिनेशन यही है और यही हर बार पेपर में आती है, हर बार यही आती है। 90% आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और अगले वाले सेशन में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के कराऊंगा, तो वो सेशन भी मिस मत कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भाई देखा जाए एग्जाम्पल क्या आ रहा है। ऑल द मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, सो डज द कैट। सभी स्तनधारी, स्तनधारी मतलब कौन होते हैं? जैसे हम लोग हैं, मैमल्स हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए बिल्ली भी, बिल्ली भी का मतलब बिल्ली भी बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, एक इसको और ऐसे एक्सप्लेन करें, जैसे हम कहें कि ऑल द मैंगोज आर स्वीट, ऑल द मैंगोज आर स्वीट, सपोज हम ये स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम ये कह दें कि दिस मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, तो क्या ये स्टेटमेंट गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? जब हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि ऑल द मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं, तो दिस मैंगो इज स्वीट, यार ये आम भी मीठा ही होगा। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है? इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं, यही है डिडक्शन, इसी को हम कहते हैं डिडक्शन। ठीक है, या निगमन, इसी को हम कहते हैं निगमन, राइट। अब देखिए, तो ये पहले वाले एग्जांपल जरा देख लीजिए। ऑल द मैमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, सो डज द कैट, क्योंकि सारे स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, इसीलिए बिल्ली भी देती है। मुर्गी नहीं देती है, क्यों? क्योंकि मुर्गी स्तनधारी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखो, द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स इन द सेम वे, इन द सेम वे एज द ह्यूमन डज। देखो इन द सेम वे कहीं समझाया होगा, ये देखो ये लिखा हुआ है, इन द सेम वे लिखा है यहाँ पे, इन द सेम वे। तो जहां पर इन द सेम वे आ जाए, या सेम आ जाए, या लाइक आ जाए, या कंपैरिजन किया जा रहा हो, मान लो इनमें से कोई भी वर्ड ना आए लेकिन फिर भी कंपैरिजन किया जा रहा हो, तो क्या करोगे? उसको समझ जाओगे कि ये एनालॉगी दी जा रही है, या अनुरूपता या सादृश्यता समझाई जा रही है, राइट। कंप्यूटर का सीपीयू ठीक उसी तरह काम करता है जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क। मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर को किससे रिलेट किया गया? कंप्यूटर को रिलेट किया गया मनुष्य से, ह्यूमन से। और सीपीयू को किससे कंपेयर किया गया? सीपीयू को कंपेयर किया गया ह्यूमन ब्रेन से। क्लियर हो गई ये बात? आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना,
मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। और मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम लाइव आ जाएं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियोस करूं, अभी आज तारीख है 12 सितंबर 2021, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव करूं, और 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक एग्जाम्स हैं, तो अभी हम लोग के पास में 20-25 दिन का टाइम है, तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि सर लाइव कर दीजिए, राइट। अपने नाम के साथ में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ठीक ठाक बच्चे हो जाते हैं जिनको लाइव करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा उनको। तो फ्रेंड्स, thank you for watching this video. Hope you enjoy your day and hope you understood what I taught today. सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू।